हेलो गुड मॉर्निंग। और आज पढ़ने वाले हैं शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ पर मैंने पिक्चर्स क्रैप्च करके दी है, क्योंकि अगर लिखेंगे तो लिखने में एक तो राइटिंग ख़राब आएगी, दूसरी डिफिनीशन सिर्फ ओरल हो पाएगी, लिखने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए पिक्चर्स ले ली है। और यहाँ पर आप पिक्चर को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग सबकी अलग अलग होती है। किसी की अच्छी होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है। तो मेरी बहुत ही अच्छी है, इसीलिए उसे आप जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मूलतः शब्द के दो ही भेद होते हैं। पहला है रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते हैं, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं, जिनसे हम शब्द रचना कह सकते हैं या करते हैं। यौगिक शब्द की रचना तीन प्रकार से होती है। फर्स्ट है, यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। फर्स्ट, उपसर्ग, प्रत्यय से और समास से। ठीक है, तो उपसर्ग, प्रत्यय और समास से। तो पहला है उपसर्ग से। इसमें क्या होता है कि पहले उपसर्ग लगता है, बाद में ये मूल शब्द होता है या मूल धातु होती है। ऐसी मूल धातु जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर टुकड़े करेंगे तो विशुद्ध शब्द हो जाएगा। जैसे ता पहले ले ले, आ बाद में ले जाएंगे तो ता हो जाएगा, और ता का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसके बाद इन दो शब्दों को जोड़ने पर अंततः बन जाएगा एक यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? दो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बनता है यौगिक शब्द। दूसरा होता है रूढ़। तो रूढ़ ऐसा शब्द होता है जिसके हम टुकड़े ना कर सकें। जैसे ये अतः दिखाई दे रहा है, तो इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। और इसके बाद होता है योग रूढ़, एक ऐसा शब्द जो तीसरे शब्द में परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। अभी आगे आएंगे, बताएंगे जाएंगे। दूसरा है प्रत्यय से। लेन प्लस दार, अब ये मूल शब्द हो जाएगा लेन, दार हो जाएगा प्रत्यय। जब लेन में दार जुड़ जाएगा तब बन जाएगा लेनदार, ये हो जाएगा यौगिक शब्द। ठीक है, तीसरा हो जाएगा समास। जैसे प्रति प्लस दिन, शब्द प्लस शब्द, दो शब्द मिलकर बन जाएंगे यौगिक शब्द। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र, तो स्वा हो जाएगा, फिर तंत्र आ जाएगा, फिर ता लग जाएगा। तो मेन शब्द क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता। यहाँ पर पहला उपसर्ग है, दूसरा मूल शब्द है, तीसरा प्रत्यय है। कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें उपसर्ग भी होगा, मूल शब्द भी होगा और प्रत्यय होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि दो उपसर्ग हो सकते हैं या दो प्रत्यय हो सकते हैं या दो मूल शब्द हो सकते हैं। मूल शब्द वाला ऊपर है, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय वाला यह दिया गया है। इसके बाद अगले वाले में दो उपसर्ग या दो प्रत्यय दिया होगा। कभी कभी दो प्रत्ययों का एक ही साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे समझ प्लस दार प्लस ई, तो समझ मूल शब्द हो जाएगा, दार प्रत्यय हो जाएगा, ई भी प्रत्यय हो जाएगा। तो मूल शब्द प्रत्यय प्लस प्रत्यय बराबर होता है समझदारी। उपसर्ग में आते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रीफिक्स। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग समीप सर्ग दृष्टि करने का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अब इसे अगर याद करना है तो ऊ पहले आता है और पा बाद में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ऊ पहले लगने वाले शब्द हो जाएंगे, प्रा बाद में लगने वाले शब्द हो जाएंगे। इसके बाद दे रखा है जो वाक्यांश शब्द के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, हर शब्द का अर्थ, यहाँ पे हार दे रखा है, हार शब्द का अर्थ है पराजय। तो
हार शब्द का मतलब हो जाएगा पराजय। और ये दूसरा रूप इसका चेंज हो गया, तो इसको हम योग रूढ़ भी कह सकते हैं। जो उसकी जगह रिप्लेस होता है या उसको समझने के लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं, जिसको साइनोनिम्स बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये योग रूढ़ शब्द भी कह सकते हैं। एक तरीके से अपनी दृष्टि में अगर समझना चाहें तो इसे योग रूढ़ शब्द कहेंगे, क्योंकि यहाँ से पहला शब्द हट जाता है और उसकी जगह दूसरा रिप्लेस आ जाता है, तो उसको पहले बनाने में प्रॉब्लम होती है। अभी तो हमने आपसे कह दिया कि हार है, हार का मतलब पराजय। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कह दूं कि उसकी पराजय हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं कौन सा शब्द कहने वाला था या किस शब्द को देखकर मैंने पराजय कहा है। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा है नेत्र, यहाँ पे लिख देते हैं, नेत्र लिख दिया। इसके बाद इसका आँख भी लिख दिया। इसके बाद मैंने लोचन लिख दिया। तो मैंने कहा है लोचन ड्रॉप। लोचन ड्रॉप आपने सुना है? लोचन ड्रॉप नहीं सुना है। नेत्र ड्रॉप ज़रूर सुना होगा, या आँख का ड्रॉप। ये दो आते हैं, तो किसकी जगह मैंने लोचन कहा है? नेत्र की जगह कहा है या आँख की जगह कहा है, किसकी जगह कहा है? तो हमें पहले वाले शब्द को समझने में प्रॉब्लम होती है या उसको पहले में रिप्लेस करने में कठिनाई होती है। यही योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। आगे पहुंचते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। हार शब्द का अर्थ पराजय हो जाता है, परंतु इसी शब्द के आगे प्रा शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बन जाता है। जैसे अब प्रा जुड़ गया तो प्रहार हो जाता है, जिसका अर्थ है चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार भोजन हो जाता है, सम जोड़ने से संहार हो जाता है विनाश, तथा बी जोड़ने से बिहार हो जाता है घूमना, इत्यादि शब्द बन जाते हैं। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय से नए शब्द बनते हैं और जिनका अर्थ भी चेंज हो जाता है। पहले वाला अर्थ ना रहकर दूसरा अर्थ बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में अगर देखेंगे तो हम जानते हैं वाटर। वाटर मीन्स होता है पानी, लेकिन जब इसमें एस या ई एस लगाते हैं तो ये बन जाता है वाटर्स, और इसका मतलब हो जाता है फिर समुद्र, जो अपनी नई पहचान बना लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बता चुके हैं कि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैंने पिक्चर्स ली हैं ताकि आप आसानी से राइटिंग को पढ़ सकें। अगला दे रखा है, उपरोक्त उदाहरण में प्रा, आ, सम और बी का अलग से कोई अर्थ नहीं, परंतु हार शब्द के आदि में जुड़ने से इसके अर्थ में इन्हें परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ है कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है संस्कृत के उपसर्ग, संख्या 22 है। कि संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? संस्कृत में दे रखे हैं 22 और हिंदी में उपसर्ग हैं 13। उर्दू और फारसी के उपसर्ग की संख्या दे रखी है 19। इसी प्रकार अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं। ठीक है, और उसके बाद उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के भी अवयव है। जैसे अंग्रेजी में आता है लेफ्टिनेंट, तो जनरल लेफ्टिनेंट या कर्नल लेफ्टिनेंट, ऐसे बहुत सारे लेफ्टिनेंट आ जाएंगे और इंग्लिश के आगे भी बताए भी जाएंगे। तो चिंता मत कीजिए, देखते रहिए वीडियो को। पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। अधूरा ज्ञान वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक होता है। वो चॉइस आपकी है कि खतरनाक ज्ञान रखना चाहते हैं या कंप्लीट ज्ञान रखना चाहते हैं। किसी को भी परास्त करने के लिए आपको पूरा ज्ञान आना चाहिए। अधूरा ज्ञान होने पर कुछ नहीं होगा। अर्जुन भी 7 तोड़ पाए, 7 थे 6 तोड़ पाए, लास्ट चक्र नहीं भेद पाए क्योंकि उनके पास अधूरा ज्ञान था। 7 तो तोड़ दिए, आखिरी वाला रह गया। इसी तरीके से अगर आपने कुछ सुने हैं और कुछ नहीं सुने हैं तो आप उतना ही तोड़ पाएंगे जितने आपने सुने हैं, बाकी नहीं। तो देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से आते हैं। उपसर्ग दे रखा है पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर अर्थ दे रखा है, फिर शब्द दे रखा है। तो पहला उपसर्ग है अति, इसका मतलब होता है अधिक। जैसे समास में पढ़ते हैं उसमें होता है हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब होता है अधिक चढ़ाकर, अत्यधिक किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं तो वहाँ पर हाइपरबोला यूज होता है।
अब उपसर्ग पहला अति है, इसका मतलब हो जाएगा अर्थ अधिक। शब्द में यूज करेंगे तो अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। सेकंड है अधि, थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, ये अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ, अधिकार जैसे कर लेते हैं किसी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ऊंचे हैं, अधिपति, अधिनायक। अगला दिया है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या समान, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अगला शब्द है अप मीन्स होता है बुरा, हीन, अपयश, अपमान, अपकार। अभिमानी होता है सामने, चारों ओर या पास। शब्द हो जाएंगे अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। अगला शब्द है अब का मीन्स हो जाएगा हीन या नीच, अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण। अगला शब्द है प्रत्यय का, तो ये उपसर्ग चल रहे हैं, प्रत्यय नहीं उपसर्ग। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा तक या समेत, आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। अगला उपसर्ग है उत। तो उत मीन्स होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। अगला उपसर्ग दे रखा है उद, ऊपर, उत्कर्ष, या इनके शब्द हो जाएंगे उद्गम, उद्भव। अगला उपसर्ग है उप। उप मीन्स हो जाएगा निकट, सादृष्ट, गौड़, उपदेश। ये इसके शब्द हो जाएंगे उपवन, उपमंत्री, उपकार या उपहार। अगला उपसर्ग है दुर। दुर मीन्स होता है बुरा या कठिन। ठीक है, ये दो होते हैं इनके अर्थ। शब्द कौन से हो जाएंगे? दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। अगला उपसर्ग है दुस, बुरा, कठिन, और शब्द हो जाएंगे दुश्चरित, दुस्साहस, दुष्कर। अगला उपसर्ग है नेक्स्ट निर। निर मीन्स होता है बिना, हार, निषेध। निरपराध, निर्जन, निराकार या निर्गुण। नेक्स्ट उपसर्ग है निस, तो इसका अर्थ हो जाएगा रहित, पूरा या विपरीत। निशार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। नेक्स्ट हो जाएगा नी। नी का मतलब हो जाएगा निषेध, अधिकता या नीचे। शब्द हो जाएंगे निवारण, निपात, नियोग, निषेध। ये निपात वाला जो दे रखा है इस शब्द को याद रख लेना, बहुत जगह निपात यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाएगा अब वो भी आपको नेक्स्ट बताएंगे, क्योंकि इसी में सब बता देंगे तो खिचड़ी हो जाएगी। पारा। पारा मीन्स होता है उल्टा या पीछे। अर्थ हो जाएंगे इसके शब्द पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। अगला शब्द है परि, और इसके अर्थ हो जाएंगे आसपास, चारों तरफ। शब्द हो जाएंगे परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, प्रमाण। अगला शब्द दे रखा है उपसर्ग प्र, इसका मतलब हो जाएगा अधिक या आगे। शब्द हो जाएंगे प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। अगले उपसर्ग हैं प्रति। प्रति मीन्स हो जाएगा उल्टा, सामने, हर एक, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, प्रत्येक। अगला उपसर्ग दे रखा है बी, भिन्न, विशेष, और शब्द हो जाएंगे विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। अगला उपसर्ग हो जाएगा सम। सम मीन्स हो जाता है उत्तम, साथ या पूर्ण। ये इसके अर्थ हो जाएंगे। अब शब्द कौन कौन से होते हैं? संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। अगला उपसर्ग दे रखा है सु, मीन्स होता है अच्छा, अधिक, और अर्थ हो जाएंगे इसके सुजन, सुगम, सुशिक्षित या सुपात्र। अब हिंदी के उपसर्ग यहाँ पर दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं पहले उपसर्ग, फिर अर्थ, फिर उसके बाद शब्द। तो पहला आ से स्टार्ट है। अर्थ हो जाएगा अभाव, निषेध। शब्द हो जाएंगे अछूता, अथाह, अटल। सेकंड हो जाएगा अन, अभाव, निषेध, अनमोल, अनवन, अनपढ़। का से स्टार्ट हो जाएगा, का अर्थ होगा बुरा या हीन, कपोत, कचोट। अगला वर्ड है कु।
कु का मतलब हो जाएगा बुरा, कुचाल, कुचेला, कुचक्र। अगला वर्ड है दू, दू से उपसर्ग, तो इसका अर्थ हो जाएगा कम या बुरा। अर्थ हो जाएंगे दुबला, दुलारा, दुधारू। इसके बाद अगला शब्द है नी। नी मीन्स होता है कमी। निचोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। अगला उपसर्ग है ओ या अब, तो इसके शब्द हो जाएंगे, अर्थ पहले बता देते हैं, हीन या निषेध। अर्थ हो जाएंगे ओगुन, ओघर, ओसर, ओसान। अगला दे रखा है भर। भर मीन्स होता है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। अगला है सु। सु मीन्स होता है अच्छा, सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल। अगला उपसर्ग दे रखा है अध। अध मीन्स होता है आधा, और इसके शब्द हो जाएंगे अध पका, अध कच्चा, और अधमरा, अध कचरा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है उन। उनका मीन्स हो जाएगा एक कम, 19, 39, 59, 69। अगला दे रखा है पर। पर मीन्स होता है अर्थ दूसरा या बाद का, और शब्द हो जाएंगे परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। अगला वर्ड दे रखा है बिन। बिन मीन्स होता है बिना, निषेध, और इसके अर्थ हो जाएंगे बिन ब्याहा, बिन बदलाव, बिन पाए, बिन जाने। और इसके बाद थर्ड दे रखा है फारसी के। तो अरबी फारसी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, इनको देख लेते हैं। उपसर्ग है पहले अल। अल मीन्स हो जाएगा निश्चित, और शब्द हो जाएगा अलबत्ता, अलगरज। अब अगला है कम। कम मीन्स होता है थोड़ा या हीन। शब्द हो जाएंगे कमज़ोर, कम वक्त, कम अक्ल। अगला हो जाएगा सुख। सुख मीन्स अच्छा, और अर्थ हो जाएंगे, इसके शब्द हो जाएंगे खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर से स्टार्ट होंगे निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। अगला दे रखा है दर। दर का अर्थ हो जाएगा में, दरअसल, दर हकीकत। ना से स्टार्ट होने वाले अभाव हो जाएगा नापसंद, ना समझ, नाराज, ना लायक। फिल से या फी से, इसके अर्थ हो जाएगा में या प्रति, फिलहाल, फी आदमी। इसके बाद अगला है बा से। बा में आएंगे अर्थ और या अनुसार, बनाम, बदौलत, बस्तूर, बगैर। अगला हो जाएगा बा से सहित, बाकायदा, बेइज्जत, बाअदब, बामौका। बद से स्टार्ट होगा बुरा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। बर से हो जाएगा ऊपर या पर या बाहर। शब्द के अर्थ हो जाएंगे और इनके बाद शब्द यूज होंगे बर्दाश्त, बर्खास्त। बे से अर्थ होगा बिना, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। अगला हो जाएगा बिल के साथ, बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। अगला हो जाएगा बिला। बिला मीन्स होता है बिना, बिला वजह, बिला शक। इसके बाद ला से स्टार्ट होने वाला उपसर्ग हो जाएगा और अर्थ रहेगा रहित, लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब। सर से स्टार्ट होने वाले अर्थ का होगा मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। हम से स्टार्ट होने वाले का अर्थ हो जाएगा समान, साथ वाला, और शब्द हो जाएंगे हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम। हर का अर्थ हो जाएगा प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। नेक्स्ट फोर्थ है अंग्रेजी के उपसर्ग। अभी जैसे बताए थे अंग्रेजी के सब, और इसका अर्थ हो जाएगा अधीन या नीचे।
सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। ऐसे डिप्टी से हो जाएगा सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस मीन्स होता है सहायक, वायसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जर्नल का मतलब हो जाएगा प्रधान, जर्नल मैनेजर, जर्नल सेक्रेटरी। चीफ का मतलब हो जाएगा प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड से स्टार्ट होगा और अर्थ होगा मुख्य। इसके शब्द हो जाएंगे हेड मास्टर, हेड क्लर्क। नेक्स्ट फिफ्थ है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। अब संस्कृत के स्टार्ट होंगे। उपसर्ग दे रखे हैं, अर्थ है, फिर शब्द है। तो अर्थ है अध, इसका मतलब होगा नीचे। अधपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। सेकेंड है अंतः, अंता मीन्स होता भीतरी, अंतःकरण, अंतपुर, अंतपुर, अंतर्मन, अंतर्देशाई। इसके बाद है आ से अभाव, अशोक, अकाल, अनीति। चिर से बहुत देर, चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। इसके बाद है पुनर, पुनर मीन्स होता फिर, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन। इसके बाद है बहिर, बहिर मीन्स होता बाहर, बहिर्गमन, बहिर्जगत। इसके बाद सत है, सत मीन्स होता है सच्चा, सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। नेक्स्ट है पुरा, पुरा मीन्स होता पुरातन, पुरातत्व, पुराव्रत। सम, सम का मीन्स होता है समान, समकालीन, समदर्शी, समकोण या समकालिक। अगला दिया गया सह, सह मीन्स होता है साथ, और सहकारी, सहपाठी, सहयोगी, सहतर। नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।